हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 20 अगस्त 2023 को। और इस पेपर के हमने और भी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं पहले। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है सी टेट प्रीवियस पेपर की। आप वहां से जाकर भी जो पहले के इसी पेपर के जो पहले की पार्ट है उनको जाकर देख सकते हैं। और भी इससे पहले भी मैंने और दूसरा प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उनको भी जाकर आप उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं, तो आपको इन सब की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी को मैंने बहुत डिटेल में कराया है। क्यों कराया है? क्योंकि जो सीटेट का पेपर है उसमें हर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आ रहा है, और एनसीईआरटी भी केवल और केवल आपकी 6th, 7th और 8th की। तो आपको इन तीनों एनसीईआरटी को मार्केट से खरीद लेना है। एनसीईआरटी की बुक खरीद लेनी है मार्केट से। 6th, 7th और 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस अभी आपके पास काफी समय है। अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर भी निपटाएंगे तो आपके 1.5 से 2 महीने में पूरा की पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एसएसटी का, और आपके 60 में से आराम से 55-50 तक मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे तैयारी करेंगे तो, है ना। और इसमें जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इसी हिसाब से बनी हुई है। हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी की अलग है और पॉलिटिकल साइंस की अलग है। और फिर मैंने उसके थ्योरी पढ़ाई है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। क्वेश्चन आंसर पूरे की पूरे आपके सीटेट के पेपर को ध्यान में रखकर कराए गए हैं, जो आपको सीटेट के पेपर को क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और प्लस आप ये जो सीरीज मैंने चला रखी है इसको देख लीजिए, आपका सीटेट एकदम क्लियर हो जाएगा जुलाई में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखिए। हमने 73 तक देख लिए थे पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे 74 से। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा या से उद्देश्य को पूरा करता है? वो क्या करता है कि क्या पढ़ा रहा है? वो आपराधिक न्याय प्रणाली पढ़ा रहा है। ठीक है, क्या पढ़ा रहा है? आपराधिक न्याय प्रणाली पढ़ा रहा है। और इस चीज को समझाने के लिए वो क्या कर रहा है? बच्चों को न्यायालय में ले जाता है। देखो, एक जो ब्राह्मण विधि आपने पढ़ी होगी बीएड में, वो इसी से रिलेटेड ही तो है। कोई चीज आपको समझाना है तो अगर संभव हो सके तो बच्चों को वहां पर आप घुमाने ले जाइए और वहीं स्थान पर उसको पढ़ाइए। जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं या लाल किले के बारे में या गार्डनिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप नर्सरी में ले जाइए, उनको जाके सारे पेड़ पौधे दिखाएंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और देखो, ये आपका क्लास 8th की एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। ठीक है, शायद चौथा पांचवा कुछ चैप्टर होगा, वहां से आया है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। ए है न्यायालय के प्रकार्य का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। जब बच्चों को न्यायालय दिखाने लेके जाएंगे तो उनको दिखाएंगे कि ऐसे यहाँ पे जज बैठते हैं, यहाँ पे वकील जो होते हैं, जो जितने भी वकील होते हैं वो उस अपराधी से संबंधित अपने तथ्यों को रखते हैं। जो चीज सिद्ध हो जाती है तो उनको न्याय या दंड जो अपराधी होता है उसको मिलता है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन है वो ए सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बी, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखानो सॉरी गलत टाइप हो गया, दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। देखो, भय पैदा थोड़ी करना है, हम क्या करने गए हैं? बच्चों को समझाने गए हैं कि चीजें किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सी, विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना। देखो, डराने जैसी धमकाने जैसी चीज हमें बच्चों के कोमल मन पर नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल और केवल ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करने के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किस की जांच करनी है? तथ्यात्मक ज्ञान की, सॉरी कट गया ये। हाँ, किसकी जांच करनी है? तथ्यात्मक ज्ञान की। ठीक है, तथ्यात्मक ज्ञान क्या होता है? वास्तविक ज्ञान जो बच्चों को दिया दे रहे हैं उससे संबंधित क्या करने हैं? प्रश्न पूछने हैं। या फैक्चुअल, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्चुअल, यानी कि जो फैक्ट से संबंधित है कोई भी चीज, उसके बारे में हमें जांच करनी है कि जो हमने ज्ञान दिया है वो बच्चों ने कितना लिया है। ठीक है, क्योंकि टीचर ज्ञान दे रहा है लेकिन बच्चे ने उसको कितना ग्रहण किया है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये किस चीज का उदाहरण है? पहला है वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान। ठीक है, दूसरा है परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। तीसरा है
रणनीतिक ज्ञान, चौथा है विशेष कौशल का ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, क्योंकि परिभाषा, किसी भी चीज की परिभाषा क्या है, वो तथ्य पर आधारित होती है। ठीक है, परिभाषा क्या होती है, तथ्य पर आधारित होती है, उसका मूल स्वरूप होती है किसी भी चीज का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जो छोटी सी आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में आपको, ये चिड़ियाओं की आवाज आ रही है, और पड़ोस में किसी की चिड़िया हैं, उन्होंने पाल रखी हैं, चिड़िया है, बहुत सारे पक्षी उन्होंने पाल रखे हैं, तो इस समय उनकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पक्षी हैं, उनको बोल भी नहीं सकते भाई अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो प्लीज आप शोर ना करें। तो वो अपने हिसाब से गाना गा रही है, शाम के 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो अपने हिसाब से, उनको जो भी अच्छा लग रहा है, गाना चल रहा है, काफी टाइम हो गया, मैंने किवाड़ भी बंद कर रखी है, तब भी आवाज आ रही है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं 76, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। हमें क्या करना है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ, मतलब बच्चों में भारतीय संघवाद की कितनी समझ है, उसका हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि हमें ये जानना है कि बच्चों ने इस चीज को कहां तक समझा है, भारतीय संघवाद की समझ को। ठीक है, ये एक तरह से चैप्टर का ही नाम है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर ये आपका आया होगा 8th क्लास की एनसीईआरटी से आया होगा। हाँ, ये संघवाद ना 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस से आया है ना। तो ये एक तरह से चैप्टर की ही बात है, चैप्टर का ही नाम है, लग रहा है ये देखने में भी। तो इससे हम ये जानेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछना उपयुक्त रहेगा। पहला है, शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या है। ठीक है, हमें क्या पूछना है, हमें संघवाद पूछना है, ध्यान रखना। दूसरा है, राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। तीसरा है, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। और चौथा है, संघवाद को परिभाषित कीजिए। हमें संघवाद की समझ का पता लगाना है कि बच्चों ने कितना समझा है। तो संघवाद क्या है, संघवाद है कि केंद्र और उसके बहुत सारे राज्य, ठीक है, और ये सब क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। जैसे हमारे देश में है, एक केंद्र है, ठीक है, केंद्र में कौन बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, और उनकी कैबिनेट है, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे देश को। ठीक है, और स्थानीय शासन किन किन के हाथ में है, राज्य स्तर पर आपके मुख्यमंत्रियों के हाथ में है, ठीक है, और विधानसभाओं के हाथ में है, और आपके जो स्थानीय स्तर पर है वो पंचायती राज है और नगर पालिका है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें बात करनी है बच्चों से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय सरकार व्यवस्था नहीं होती, तो हमारा देश संघवादी नहीं होता। ठीक है, संघवाद का क्या मतलब है, एक केंद्र होता है संघवाद में और उसके बहुत सारे राज्य होते हैं, जैसा हमारे देश में है ना। और राज्य के बाद जो राज्य है, राज्य भी अपनी शक्तियों का बंटवारा किसमें करता है, स्थानीय सरकारों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखो इसको बहुत डिटेल में मैं करा रही हूँ, 6th क्लास की एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, संघवाद। सॉरी, ये मैंने आपको गलत बता दिया, 8th क्लास का नहीं है ये, आपका 6th क्लास का है। और वहां पर मैं आपको समझा रही हूँ कि सरकार के कितने स्तर है ना, तो उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 में आपको देखने को मिलेगा, 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3। ठीक है, और आगे के जो 4-5 चैप्टर है वो उसमें स्थानीय सरकार की और राज्य सरकारों की पूरी की पूरी व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे के चैप्टर इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, देखिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ, एक कमेंट आया था कि मैम कुछ लोग तो केवल जो बुक है उनकी पीडीएफ दे रहे हैं, तो
उससे ज्यादा इजी हो जाता है पढ़ना, तो उससे पढ़ने में कैसा रहेगा, उससे जल्दी हो जाता है। लेकिन आप एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहती है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। देखिए, आपको टाइम नहीं देखना है, आपको आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है जुलाई वाला जो सीटेट है वो क्लियर करना है। आपका लक्ष्य यही है ना। जो तथ्य दे रहे हैं आपको, तथ्य मतलब लाइन टू लाइन आपको नोट्स दे रहे हैं, उन नोट्सों में कुछ ही चीज है। जबकि अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया पेडागोजी का है, लेकिन कहां से पूछा गया है, एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन डिटेल में, एक एक ऑप्शन एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो जब तक आप उसको डिटेल में पढ़ोगे नहीं, जब तक आप पेडागोजी के क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे ना, तो आपको पेडागोजी करने में दिक्कत होगी, और ना ही आपको जो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से, ना ही उनको करने में दिक्कत होगी। तो आप कम मटेरियल पर फोकस मत करो। आप ये मत सोचो कि हम कम पढ़ें और हमारे नंबर अच्छे आए, ऐसा नहीं होता। शॉर्टकट से कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है, मेहनत से ही सक्सेस मिलती है। इसलिए बुक उठा लीजिए, बुक को पढ़िए। बुक में आपको नोट्स में कोई भी, मैं खुद भी बता रही हूँ, मैंने कई लोगों के नोट्स देखे हैं, नोट्सों में कभी भी पूरी चीज मिल ही नहीं सकती। आप खुद भी नोट्स बनाएंगे ना बुक में से लिख के, उसमें भी आप सारी चीजों को नहीं डाल पाएंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन की बात कर रही हूँ मैं, एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा लास्ट बार है कि आपको लास्ट बार एनसीईआरटी पढ़नी है और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एनसीईआरटी काम नहीं आएगी। एनसीईआरटी तो आपकी हमेशा काम आएगी। देखो, केवीएस की तैयारी करोगे तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, डी ट्रिपल एसवी की तैयारी करोगे तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ना, बीपीएस की तैयारी करोगे तब भी आपको पढ़नी है। आप दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, या यूपी से हैं, जहां से भी है, ठीक है, राजस्थान से भी है, तो इन सभी स्टेटों में जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी से अगर अदर स्टेट से हो तो 70% पेपर जो आता है एनसीईआरटी से आता है। तो बाद में भी तो आपको टीजीटी की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है ही ना, तो अभी से ही अच्छे से पढ़ लो, तो जब टीजीटी की तैयारी करोगे तो उसमें हेल्प हो जाएगी आपको। आइए अभिकथन देखते हैं। अभिकथन ए, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की विभिन्न 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 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। देखो, कुछ लोगों को नहीं पता होगा स्क्रैप बुक क्या होता है, वैसे ज्यादातर सभी लोगों को पता होती है स्क्रैप बुक क्या है। स्क्रैप बुक क्या होती है, एक एक्टिविटी की कॉपी, मतलब रजिस्टर होता है, एक एक्टिविटी का रजिस्टर होता है। जैसे आपकी ड्राइंग फाइल होती है ना, उसी तरह की स्क्रैप बुक होती है ना। तो ड्राइंग फाइल में क्या होता है, आप हर पेज पे ड्राइंग बनाते हैं, जबकि सॉरी स्क्रैप बुक में क्या होता है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप उस पर चुपका देते हो, ठीक है, बाद में जो टीचर है उनको उसको चेक करते हैं, है ना। जैसे आपको किसी भी वेस्ट मटेरियल से कोई चीज बनाने के लिए दी जाए, जैसे बत्तख है, आप माचिस की तिल्लियों से बत्तख बनाइए, बच्चों को बोला जाता है इस तरह की चीजें, या टूटी हुई चूड़ियों से कुछ चीज बनाइए, या मतलब तरह तरह की चीजें दी जाती हैं। तो एक फाइल टाइप की होती है, वो भी बिल्कुल देखने में लगभग लगभग ऐसी लगती है जैसे ड्राइंग फाइल होती है, और उसमें एक्टिविटियों को चिपकाया जाता है ना। एक्टिविटी बनाई जाती है, चिपकाया जाता है, जैसे ब्रश पेन से करिए या थंब से करिए, जो आपके हाथ का अंगूठा है उससे कोई आकृति बनवा ली जाती है। तो इस तरह की जो बुक होती है उसको स्क्रैप बुक बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा गया, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों को चित्र द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने के लिए, मतलब स्क्रैप बुक में अलग अलग प्रकार की, दुनिया में जितने भी प्रकार की वनस्पति मिल रही हैं उनको स्क्रैप बुक में लगाकर समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चों को, ठीक है, दुनिया की वनस्पतियों के बारे में। तर्क है आर, एक कतरन रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। तर्क देखो, ये तो बिल्कुल सही है कि इस तरह से चीजों को समझा सकते हैं, अभिकथन सही है, लेकिन तर्क क्या दिया जा रहा है कि स्क्रैप बुक में जो सामग्रियां यूज हो रही हैं, ठीक है, चूड़ियां यूज हो रही हैं, या पेंसिल के छिलके से भी बत्तख वगैरह बनाते हैं, जो पेंसिल को छील लेते हैं उससे भी मोर, बत्तख, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। यानी कि जो सामग्री यूज हो रही है उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि वो कितने रुपए की है, ठीक है। ऐसा ऐसा मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि किसने महंगा मटेरियल लगाया है, किसने सस्ता मटेरियल लगाया है। तो कोई भी टीचर जो स्क्रैप बुक देखेगा वो ये नहीं देखेगा कि मटेरियल कितने रुपए का लगाया है,
वो देखेगा कि बच्चे ने कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है, कितना अपने माइंड का यूज किया है, अपनी प्रतिभा का यूज किया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हमेशा टीचर ऐसे ही कॉपी चेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो बच्चा है वो अपना कितना क्रिएटिव दिमाग यूज कर रहा है। देखो मैं जब 10th क्लास में थी तो मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे ड्राइंग में, 90 90 के लगभग आए थे। तो मतलब इतनी अच्छी ड्राइंग, इतने अच्छे कलर का यूज नहीं किया था मैंने, सिंपल कलरों को यूज किया था, लेकिन मैंने क्रिएटिविटी बहुत की थी उसमें, तो उसकी वजह से मेरे इतने ज्यादा मार्क्स आए थे 10th क्लास में, है ना। तो बाकी की जो लड़कियां थी उन्होंने ऑयल पेस्टल कलर, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के अच्छे अच्छे कलर यूज करे थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी तरह के कलर आते भी हैं। ठीक है, मैं तो सिंपल जो डिब्बी वाले कलर आते हैं ना, जो 10 रुपए की डब्बी आती है बहुत सारी, उसमें वो वाले कलर लेके गई थी 10th क्लास में, और उन्हीं से ही पेंटिंग बना, जो भी आया था बनाने के लिए उससे बनाया, और उसमें मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले थे। मतलब बहुत अच्छे मार्क्स काउंट होते हैं, अगर 90 नंबर आ जाए ड्राइंग में तो बहुत अच्छा होता है ना। तो इतने मार्क्स मिले किसके आधार पर? क्रिएटिविटी के आधार पर, जबकि मैंने बहुत ज्यादा महंगे कलरों का यूज नहीं किया था, और जो मेरे साथ वाली लड़कियां थी उनके इतने मार्क्स नहीं आए थे, जबकि उन्होंने बहुत महंगे कलर यूज करे थे, ब्रश पेन अच्छे से यूज करा था, सारी चीजें, और शेड की उनकी पेंसिल बहुत महंगी महंगी थी, बहुत अच्छी चीजें करी। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद जो कॉपी चेक करने वाला है उसने ये नहीं देखा कि किसने कितना महंगा मटेरियल यूज किया है, उन्होंने ये देखा होगा शायद कि किसने अपने माइंड का ज्यादा इस्तेमाल किया है, किसने जो कलर है वो किस तरह से भरे हैं, किस तरह से कलर कॉम्बिनेशन बनाया है। क्योंकि मेरी आदत थी पहले जब मैं 10th क्लास में थी, कि जो जैसे हरा कलर है तो हरे को ऐसे ही नहीं भरती थी, ठीक है, उसमें दो तीन कलर ऐसे मिक्स करके कुछ अलग सा ही बना के करती थी। तो शायद उन्होंने इस के ऊपर नंबर दिए होंगे, तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस क्वेश्चन में, कि स्क्रैप बुक की जो सामग्रियों का जो मूल्य है उससे कोई मतलब नहीं है टीचर को मतलब है कि बच्चे ने कितनी क्रिएटिविटी दिखाई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। मूल्यांकन से संबंधित है, ठीक है। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? ये आपका 6th क्लास के चैप्टर नंबर 2 से आया है क्वेश्चन, ठीक है, कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। ये पूरी की पूरी लाइन वहीं से ही उठाई है, ये हेडिंग है उस चैप्टर में, किसी पैरा की हेडिंग है, ये मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ये किसी पैरा की हेडिंग है, और ये यूं की यूं उठाई है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने प्रश्न को समझा नहीं है? अब देखिए ये चीज समझाई गई है कि लोकतंत्र, किसी भी लोकतंत्र देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। अब जो बच्चे हैं वो उत्तर दे रहे हैं, अब हमें ये देखना है कि बच्चों ने समझा है या नहीं। एक मिनट, देखिए ये गलती से ये यहाँ तक का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पीछे का कॉपी पेस्ट हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। इसका जो ऑप्शन है वो नीचे है। पहला है विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन एक देश का शासन किया जाता है, ठीक है। अब बी बच्चे, जिसका नाम बी है बच्चे का, उसने ये वाला दिया है आंसर, ठीक है। अब दूसरे जो बच्चा सी है उसने क्या आंसर दिया है, देखो बी वाले ने तो बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जो संविधान क्या है वो एक तरह की नियमावली है जो ये बताती है कि किसी देश पर शासन कैसे करना है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है, बच्चे का नाम है विद्यार्थी सी, सी ने बोला है संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह असक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। संविधान ये बिल्कुल नहीं बताता है। संविधान क्या है? रूल बुक है भारत की, जो बताती है कि भारत के लोगों के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं और उनको किस तरह पालन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम सम्मिष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। जबकि देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कि अल्पसंख्यकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन सही अपने आप में सही बात कह रहा है, लेकिन किससे रिलेट नहीं कर रहा है, ये हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा,
क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकतंत्र को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, जबकि यहाँ पर किसकी बात बताई है, उसने विद्यार्थी ने अल्पसंख्यकों के हित की बात बताई है। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थी का नाम है ए। संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला बी, कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर ये किसी भी देश पर शासन किया जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है या मैंने कुछ भी गलत बोला है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।